चलिए, तो यशपाल का जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में। 1903 में फिरोजपुर छावनी में जन्म होने के बाद लाहौर में शिक्षा पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां, मतलब ये जो कहानी अभी लिखे हैं, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारा चीज लिखा है। देशद्रोही किताब लिखा है, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठ सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ज्ञानदाता, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और सिंहावलोकन आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इनको लिटरेचर में अवार्ड मिलता है इंडिया में, साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर तेरी मेरी उसकी बात पर। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष मतलब क्या, जाति पाति के बीच लड़ाई, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। व्यंग मतलब क्या होता है, कोई चीज पे टिप्पणी करना, कमेंट करना। जैसे सरकार अभी अग्निपथ स्कीम लाया है, तो उस पर एक कहानी लिख के उस पर व्यंग कर दिए। यशपाल यह मानते रहे कि समाज में उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब क्या है, जात पात नहीं। आर्थिक समानता का मतलब क्या है, गरीब अमीर नहीं। समझ गए? ओके। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों, ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों को अमानवीय और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है और दुख में मातम मानना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं और इस देश में ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश मनाने का। ठीक है, तो अब कहानी पे आया जाए। इसका इंट्रोडक्शन था। अगर मान लीजिए कि इस कहानी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले इसका दिया देना पड़ेगा, इसका परिचय। चलिए, तो बता रहा है दुख का अधिकार कहानी। कहानी है गद्य है, गद्य और पद्य बोलते हैं। गद्य और पद्य दो रहता है, जैसे स्टोरी और पोएट्री दो चीज रहता है, उसी तरह से है। दुखों का अधिकार, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार तथा उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और आचरण बन जाता है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोके रहती है। समझ गए ना क्या है भाई? अब मतलब मान लो कि यहाँ दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है कि आदमी अगर बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहना है तो उसका तो इज्जत होगा ही, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन कोई गरीब गरीब आदमी है, लेबर एवर मिट्टी उट्टी देह में लगा हुआ है, तो अगर बढ़िया 5 स्टार होटल में जाएगा तो उसको जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो यही यहाँ पे चर्चा किया गया था कि हमारे पोशाक के कारण ही अनेक बंद दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए बंद भी हो जाते हैं। लेकिन क्या दिया हुआ है कि अगर पोशाक हम अच्छा पहन के मजदूर वाला काम तो नहीं कर सकते हैं। कोट पैंट पहन के कोई कर सकता है मजदूर वाला काम? नहीं कर सकता है। तो खास परिस्थितियों में खास पोशाक। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिए में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। ये है खरबूजा इसका, और ये है औरत बैठ के रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाले तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक रो रही थी। इसका तरबूजा कोई खरीद नहीं रहा था, ये रो रही थी भाई। ठीक है, कहानी आगे बढ़ता है। अब उसके क्या बोल रहा है कि पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार के खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध
में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन की एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। ओके। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए क्या क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी। यानी कि वो रो रही है क्यों? गरीब होगी भाई, उसका बेटा बेटा मर गया है, लेकिन वो दुकान अपना आई है बेचने खरबूजा उरबूजा। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे। वो अलग अलग आदमी अलग अलग कमेंट कर रहा है। एक आदमी थूकते हुए ये चीज कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि अरे ऐसी नियत होती है, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब उसको औरत को दोष दे रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी उसको हुआ है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुआई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। समझ गया ना? ये 3 तरह का कमेंट किया। चौथा आदमी देखिए क्या बोल रहा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे का धर्म इंसान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है और वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेरा है। मतलब क्या है कि वही सब जो रीति रिवाज हिंदू ट्रेडिशन का बात कर रहा है कि जो है हमारे यहाँ की, अगर तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है तो उसके घर में आदमी 10-15 दिन तक खाना आना नहीं खाता है, लेकिन वो बेच रही है तो वो सब कमेंट कर रहा है कि इसके यहाँ का कैसे खा सकता है कोई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। पास पड़ोस की, एक मिनट, पास पड़ोस की दुकान पर पूछने को पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। ओके, 23 बरस का जवान लड़का था। ठीक है, छोटा करने दो भाई इसको। ठीक है, घर पर उसकी बहू पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन की कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता है, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह अंधेरे बेरों में खरबूजे चुन रहा था। गीली मेर की तरावट विश्राम करते हुए सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झारना फूकना हुआ और नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू बच्चे भगवान के लिए लिपट लिपट कर रोए, पर भगवान को एक दफे चुप हुआ, फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसके लिए बाजार से दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ हाथों की छन्नी बनना ही क्यों न बिक जाए। मतलब वही देखिए, ये लेखक है, ये कमेंट कर रहा है। मतलब क्या होता है कि गरीब आदमी के यहाँ भी कोई मर जाता है तो बहुत सारा खिलाना पिलाना पड़ता है। इसी चीजों पे ये कमेंट कर रहा है, घुमा फिरा के तो वही चीज कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि क्योंकि दुनिया अगल बगल का आदमी ये बोलेगा वो बोलेगा करके उसको ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, और अंधविश्वास देखिए, दो अंधविश्वास पे इसने चोट किया। पहला अंधविश्वास पे क्या चोट किया, पहला तो बोला कि भाई सांप काटा तो ये ओझा गुनी से दिखवाया, झाड़ फूक करवा रहा है, इसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए था। वो भी तो दान दक्षिणा ले ही लिया और उसके कारण उसके घर में खाने पीने का भी कोई चीज नहीं है। भगवान परलोक चला गया, घर में कुछ चुनी भूसी थी उसे सो विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। मतलब देखिए यही कारण वो औरत क्या है बेच रही है खरबूजा, घर में कुछ खाने का है नहीं। समझ गया ना? दादी उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार के तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता।
बुढ़िया रोते रोते आंख पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था, मतलब उसी कारण वो क्या है बेचने के लिए गई थी। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फुफक फुफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संप्रातः महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 साल तक पलंग से उठ न सकी थी। मतलब एक और पड़ोस में उसका पिछला साल मरा था, तो वो 2.5 महीना तक पलंग से उठ नहीं पाई थी, इतना दुख उसको हो गया। तो उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग, कैसे कोई तो बेहोश होने लगता है उस तरह उस औरत को आता था। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों को आंसू न रुक सकते थे, और जगती तो फिर रोने लगती थी। तो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बफर रखी जाती थी, और शहर भर के लोग उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। देखिए अब ये जो कमेंट किया गया है इस पैराग्राफ में, इसके ऊपर तक का जो पैराग्राफ है क्या है, गरीब के यहाँ कैसे कैसे होता है मरने के बाद, उसको दर्शाया गया है। ये अमीर लोगों का दर्शाया गया है, मतलब ये सामाजिक चीज को लेकर इन्होंने कमेंट किया है। समझ गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं जी? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। जब मन की सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। मतलब लेखक इन सारी घटनाओं को देख देख रहा था। समझ गया ना? आसपास कहीं रखने वाला है, कोई भी लेखक क्या करता है कि अपने मन से ही जो भी उसके आसपास का घटना होता है उसी चीज को लिख देता है। समझे कि नहीं? तो वही लास्ट में क्या लिखता है कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुख होना का भी एक अधिकार होता है। मतलब देखिए अब उसी औरत के पास क्या है, बूढ़ी औरत के पास क्या होता, पैसा होता। ठीक है ना? पैसा होता तो बाजार आती नहीं बेचने, घर पे रोते होते रहती, पूरा उस तरह का करती। लेकिन क्या है कि मजबूरी में क्या है, दुख भी, मतलब क्या है, दिल पे पत्थर रख के ना बाजार कोई आया होगा बेचने के लिए सामान, तो वही सब दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखा जाए। किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के पोशाक को देखकर हम गरीब अमीर का पता लगा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? एक ही लाइन में देना है, एक दो पंक्ति में। खरबूजे बेचने वाले स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि उसके यहाँ उसके बेटे को मरे 13 दिन भी नहीं हुआ था, और वो रो रही थी, इसीलिए। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? अब देखिए ये तो बहुत कठिन सवाल है। उस स्त्री को देख के लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देख के लेखक को लगा कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ये कमेंट करना पड़ेगा आपको। समझ गया ना? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो मृत्यु का कारण क्या था? खरबूजा चुनने गया था, नमी वाला जमीन था, सांप ने डस लिया। बुढ़िया का कोई क्यों उधार नहीं दे रहा था? क्योंकि उसका कमाने वाला बेटा क्या था, मर गया था। ओके, नेक्स्ट। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? अब देखो पोशाक पे अब यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल में लेख लिखना है। देखो हर एक चीज किताब में जो लिखा रहता है वही नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि पोशाक से आदमी का पर्सनालिटी का भी पता चलता है, अमीर गरीब ये सब क्या है, हर आदमी को रिस्पेक्ट मिलता है। अच्छा पहन के कहीं पे जाइए तो पार्टी फंक्शन में कोई अपना, तुम लोग केस स्टडी उसमें घुसा सकते हो कि ऐसा हम गए थे तो हम देखें कि एक हमारे पास जेब में एक भी रुपया नहीं था,
मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे जेब में एक भी रुपया नहीं है, लेकिन हम कार के शोरूम में गए खूब बढ़िया कपड़ा पहन के, तो वहाँ का स्टाफ क्या करेगा, हमको पूरा इज्जत देगा, बैठाएगा, उसको लगेगा कि हम कपड़ा मतलब कार खरीदने के लिए आए हैं और ले लेंगे। सिर्फ पोशाक देख के, हमारा जेब तो देखा नहीं कि पैसा है कि नहीं। और वही कोई गरीब आदमी लुंगी उंगी पहन के, गंजी उंजी पहन के फटा उठा, और पैसा मान लो कि वो सोना का सिक्को हीरा का लेके जाए ना, तो उसको मतलब भगा देगा वहीं से उसका गार्ड की, खरीदे उर्देगा नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा किस तरह लिखना है, पोशाक का क्या मतलब है, समझ में आ गया होगा इसी क्वेश्चन से। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है, तो वही चीज बताना है, कब बंधन और अड़चन बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि दोनों दिक्कत है, अच्छा कपड़ा पहन के आप खराब काम नहीं कर सकते, और खराब कपड़ा पहन के आप अच्छा काम नहीं कर सकते। अब किसान को खेती करना है, तो आप कोट ब्लेजर टाई लगा के तो हल नहीं जोता जा सकता है, तो वो क्या हो गया, बंधन और अड़चन हो गया। लेकिन वही क्या है कि अब मान लो कि अब कहीं ऑफिस में जाना है, तो वहाँ लुंगी धोती तो पहन के जाएंगे नहीं। समझ गया ना, तो दोनों दोनों चीज है, जरूरी नहीं सिर्फ राजा के लिए ही नहीं कॉमेंट करना है, गरीब के लिए भी। तो ये लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया, मतलब उसे क्यों नहीं पूछ पाया। अब किसी को दुख में है, क्या कारण से है, इस कारण अब कोई पूछ नहीं ना पाता है, अगल बगल कहीं किसी से पूछता है पहले, किसी को रोते हुए देखें क्या हो गया, ये हो गया, इस कारण नहीं जान पाया। भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था खरबूजा बेच के, कभी माँ बैठ जाती, कभी खुद बैठ जाता। समझ गए ना, इसको बढ़िया से लिखना है। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे क्यों बेचने पड़ी, घर में खाने के लिए क्या था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बहू का तबीयत खराब था, तो वो भी नहीं आ सकती थी, तो कहीं ना कहीं से पैसा तो भाई लाना पड़ेगा ना। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। अब बुढ़िया को देख उसका आई कि पड़ोस की संभ्रांत महिला, कहने का मतलब क्या है, कि राजा होगी, राजा अमीर महिला की याद क्यों आई। देखा था राजा महिला थी, उसका बेटा का जब निधन हुआ था, तो मूर्छा उर्छा लगता, दो दो डॉक्टर ऑलरेडी 24 घंटा उस पर लगा हुआ रहता था, कहाँ वो बेचने उठने जाती। तो इसलिए वो सोच रहा था, गरीब अमीर में वो कमेंट करना चाह रहा था लेखक, इस तरह का जिंदगी होता है, अगर एक समानता देश में नहीं हुआ, तो इस तरह के परिस्थितियों से भारत में तो करोड़ों लोगों को रोज गुजरना होता है। समझ गया ना, तो ये सब लिखना है, टॉपिक से हट के भी लिख सकते हो। अब ये बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री को क्या क्या कह रहे थे, तो लिखना है कि एक क्या था, एक दाढ़ी खुजा के कह रहा था कुछ, एक ये कह रहा था, मतलब क्या है, इसको अपने शब्द में लिखना है। तो अपने शब्द में बाजार के लोग देख के क्या बोल रहे थे, एक तो बोल रहा था कि भाई कल डेथ हुआ है, तो इतना जल्दी नहीं आना चाहिए इसको बेचने, इसका लिया हुआ सामान खाने से अछूत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये सब आदमी तरह तरह का चीज अंधविश्वास वाला सोच रहा था। तो ये सब तीनों का कहानी फिर से पढ़ना, तीनों आदमी जो बोला है उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना। आस पड़ोस की दुकान में पूछने पर लेखक को क्या पता चला, यही पता चला कि कल खरबूजा के खेत में गया था उसका बेटा, तो ये हो गया था। ठीक है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए, उपाय क्या किए, झाड़ फूक किए, झाड़ फूक किए, पूरा दान दक्षिणा में सब बेच दिए घर। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया, अंदाजा लगाया दुख का, एक तो पूछा तो पता चला, ऊपर से रो रही थी तो उससे पता चला, और लास्ट में एक कमेंट कर सकते हो, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, कमेंट कर सकते हो। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है इसका, ये एग्जाम यही सब आता है। तो क्या है मतलब, अब गरीबी में आदमी दुख भी नहीं मना सकता है, गरीब आदमी के पास कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको, मतलब क्या है दुख,
होने का, समझ गया ना, मजबूरी है, उसको काम करना है तो करना है, समझ गया ना। तो ये सार्थक कैसे है, इसलिए सार्थक है कि इसमें गरीब महिला का वर्णन किया गया है, जो भारत में हजारों लोग रोज इस तरह के चीजों से सामना करते हैं। तो ये सब कमेंट में लिखना है। क्या दे रहा है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर नहीं जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारे पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब ये क्या दे रहा है कि जैसे वायु में लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उस वही चीज होता है। जैसे कि अब कैसे है, कोई राजा आदमी है, बढ़िया पोशाक पहने हुए है, तो उसको क्या है कि उस स्थिति में उसको बाजार में बेचने के लिए नहीं आना पड़ता, उसको कर्ज भी मिल जाता है पोशाक देख के, लेकिन बाकी को नहीं मिलता। मतलब क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज कोई कर्ज देते रहेगा कोई बढ़िया पोशाक पहने, लेकिन बढ़िया पोशाक देख के उधार पुधार दे देता है, 2 4 10 दिन आप खींच सकते हैं। जैसे पतंग की कटने के बाद तुरंत नहीं गिरती है। उनके लिए बेटा बेटी कसम लुआई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये किसके लिए है, गरीब जिनके पास क्या है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, समझ गए ना। कुछ मानता नहीं है गरीब आदमी को, धर्म से क्या लेना देना है, पैसा ही नहीं होता है कि पूजा पाठ करेगा। उसको तो किसी तरह रोटी का टुकड़ा कमाने का ही भाई टेंशन रहता है। शोक करने गम मनाने से वो दुखों का भी एक अधिकार होता है। एक ही चीज बार बार आ रहा है, इसको कमेंट करना है, दुख होने का भी एक अधिकार होता है। तो वही है कि एक आदमी का क्या है, फंडामेंटल राइट है, नैतिक अधिकार है कि हर एक के पास रहने का घर होना चाहिए, खाने का भोजन होना चाहिए, पहनने का कपड़ा होना चाहिए, कम से कम इतना चीज हर एक के जिंदगी में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर क्या है, फिर आदमी न सुख में हंस सकता है, न दुख में रो सकता है। ये सब पर्याय लिखना है भाई। ईमान का बेईमान, बदन का बेचैनी का क्या लिखोगे, अब गम, गम का तो खुशी लिख सकता है आदमी, अंदाजा का, अंदाजा लगाना, अंदाज लगाना को क्या मतलब, पर्यायवाची, पर्यायवाची है उल्टा, तो पर्याय लिखना है, पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब तो उल्टा ही होता है। ठीक है, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, एक बिना अंदाजा लगाना, तो इसको लिखेंगे कैसे, कल इसको करवाते हैं। बदन, बदन बदन, तो बेबदन ऐसा तो नहीं हो सकता है। बदन 2 3 को इसका बच गया है, ठीक है, इसको कल कराएंगे, गड़बड़ा रहा है। पंखा, पतंग, ऐसी समझना है, ठीक है ना। देखिए अब ये देखिए, कंघा, हुआ कैसे यूज किया गया, पतंग को कैसे लिखा गया है। चन, चन, चनवल, ठंडा, संबंध, कंघा, पतंग, चन, ठंडा, संबंध, और छून, सम्मिलित, वंदी, चवन्नी, अन्नी, संसद, मतलब ये सब क्या है, ये कभी कभी लिखने के लिए आ जाएगा भाई, ये सब शब्द, समझ गए ना। और इन सब का कैसे यूज करना है, ये सब समझ में आना चाहिए। साउंड कब से कम आ रहा था, अभी से कि देर से। बताओ जल्दी। चलो अभी से आ रहा था तो, बहुत देर से वो बोल रही है। हर तक कुछ तुम लोग समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन आंसर। ओह, क्वेश्चन आंसर समझ में आया, थोड़ा बहुत आवाज आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम, अब थोड़ा बहुत आवाज जा ही रहा होगा ना, कि एकदम कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन आंसर। ये सब वर्ड लिखने का प्रैक्टिस करना है, यहाँ दिया हुआ है। कंघा, पतंग,
ठंडा संबंध, कंघा पतंग, चंचल ठंडा संबंध। देख रहे हो चंचल कैसे लिखाया है यहाँ पे, देखिए भाषा का अध्ययन। अच्छुन्न कैसे लिखाता है, सम्मिलित कैसे, कोई आदमी दे देगा ये सब लिखने के लिए और नहीं लिख पाता है आदमी, कैसे वर्ड मीनिंग होता है। उसी तरह से अंधेरा, बांट, मुंह, ईंट, महिलाएं, संशय, संसद, संरचना, संवाद, संहार। समझ गए ना। और ये पर्यायवाची शब्द, इसको गूगल पे ढूंढना। ईमान का ईमानदार, ईमानदार का बेईमान होता है ना। गम का खुशी, बेचैनी, कोई आदमी बेचैन है, बेचैन है, बेचैन को शांत होता है। अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना मतलब अंदाजा लगाना। एम लगाना, तो एम नहीं लगाना, तो उसको उल्टा क्या बोलेंगे वो सर्च करना है। ठीक है ना। तो हमको लगता है कि अगर इसको, इसमें आवाज तुम लोग को देर से नहीं आया तो इसका रिकॉर्डिंग में तो आवाज होना चाहिए, हमको लगता है। क्योंकि ईयरफोन क्या हुआ था ना कि यहाँ हम खोसे हुए थे और वो नीचे गिरा हुआ था माइक इसका, और ये खोसाया हुआ था खाली ऊपर में बटन। तो इस चैप्टर को यहीं समाप्त किया जाता है, कल पोयम पढ़ा दिया जाएगा एक। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि खाली हिंदी, एकदम पोयम वोयम सब चलेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त।